गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अंजुला शर्मा कक्षा 10 व्याकरण के चैप्टर वाच्य की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। बच्चों, ये चैप्टर हमारे यहाँ 4 मार्क्स का आता है। वाच्य वाच्य क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे इन्हें बदला जाता है, ये सब मैं इसमें बताऊँगी आपको। वाच्य होते क्या हैं, ये हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा। वाच्य देखो, वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलने का तरीका जो दर्शाता है उसे ही वाच्य कहते हैं। बोलने वाले वाक्यों से ही पता पड़ता है कि इसमें कौन सा वाच्य है। वाच्य यानी बोलने का विषय। वाक्य द्वारा यह पता चलता है कि क्रिया कर्ता, कर्म या भाव के अनुरूप है। ये हम कैसे पता करेंगे? इसको पता करने का सबसे आसान तरीका है कि हम क्रिया को देखते हैं कि क्रिया किसके अनुरूप चल रही है। जैसे वाक्य है, मैंने पढ़ाया, या मैंने उसके द्वारा पढ़वाया, या उसके द्वारा पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो ये तीनों सेंटेंस में कर्ता, कर्म और भाव अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जैसे पहला सेंटेंस था, मैंने पढ़ाया, मैं यहाँ पर कार्य कर रही हूँ, तो जो कार्य कर रही हूँ तो मैं कर्ता हो जाऊँगी। अब दूसरा जैसे वाक्य है, मैंने उसके द्वारा पढ़वाया, तो यहाँ मैंने नहीं पढ़वाया, तो यहाँ किसकी प्रधानता होगी? कर्म की। तो यहाँ पर कर्म प्रधान हो जाएगा। ऐसे ही तीसरे वाक्य में उसके द्वारा पढ़ाया नहीं जा रहा है, यानी कि यहाँ पर फीलिंग है। जहाँ पर फीलिंग होगी उससे ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर भाव हैं। अतः यहाँ कर्ता, कर्म और भाव के अनुरूप हमारी क्रिया को किया गया है। बच्चों, यह क्रिया के विकार तत्व कहलाते हैं। विकार वे शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन किया जाता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि, क्योंकि इनमें लिंग, वचन, कारक के हिसाब से परिवर्तन कर सकते हैं। जो नहीं बदलते, किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जब विकारी शब्द बदलते हैं तो इनके साथ क्रिया भी बदलती है। जैसे सेंटेंस है, बच्चा पढ़ रहा है, वचन बदलने पर क्या हो जाएगा? बच्चे पढ़ रहे हैं। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्द के बदलने से क्रिया का रूप लिंग, वचन, कारक के आधार पर बदल जाता है। ऐसे ही बच्ची पढ़ रही है, यानी क्रिया भी एक विकारी शब्द के अंतर्गत आती है। चलिए, हमने ये तो जान लिया वाच्य क्या होते हैं। अब वाच्य की परिभाषा देखिए। क्रिया का वह रूप जिससे पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, वाच्य कहलाता है। कैसे? जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं, या तो हम खुद करते हैं या किसी से करवाते हैं। एक सेंटेंस है, यह कार्य मैंने किया। मैं कौन है? कर्ता। दूसरा सेंटेंस है, यह कार्य राम ने किया, यानी किसी और के द्वारा कार्य किया गया है, तो वहाँ पर वो कर्म में बदल गया कार्य। तीसरा सेंटेंस है, यह कार्य मैं शीला से करवा लूँगा, तो यहाँ पर भाव है। आपको यह नहीं पता कि कब होगा, लेकिन फीलिंग है कि हाँ, मैं कार्य करवा लूँगा, तो ये हमारा भाव में आ जाता है। अब पहला सेंटेंस आप ये देखिए कि रमेश पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर रमेश कार्य कर रहा है, इसलिए वह करता है। उसी के हिसाब से पढ़ता है क्रिया होगी, तो वो हो जाता है कृतवाच्य। अर्थात जहाँ कर्ता की प्रधानता है वो वहाँ पर कृतवाच्य हो जाता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, रमेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब यहाँ पर रमेश की प्रधानता को द्वारा लगने से कम कर दिया गया है। पुस्तक के पढ़ने को प्रधानता दी है, लेकिन पुस्तक के स्त्रीलिंग होने की वजह से पढ़ी यानी लिंग परिवर्तन भी हो गया, लेकिन कर्म को प्रधानता देने की वजह से ये कर्मवाच्य हो गया। अब तीसरा सेंटेंस देखिए, रमेश पुस्तक पढ़वा रहा है। अर्थात यहाँ किसी और से करवाया जा रहा है, तो यहाँ भाव की प्रधानता है। अतः हमारे बोलने के तरीके से क्रिया भी बदल रही है। एक ही सेंटेंस को कई तरीके से बोलने से तो वहाँ पर हम क्रिया को बदल देते हैं, यानी बोलने के तरीके के कारण ही
क्रिया बदलती है। चलिए अब एक एक करके तीनों वाच्यों को डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है कृतवाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तथा जहाँ क्रियापद के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं वहाँ कृतवाच्य होता है। कैसे देखिए, जो विकारी शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण शब्द होते हैं उनमें बदलाव होता है, तो उनके साथ साथ क्रिया में भी बदलाव होता है। कर्ता या कर्म करने वाले की प्रधानता होती है तथा क्रिया लिंग और वचन के अनुसार बदलते हैं, वहाँ कृतवाच्य होता है। अब एक उदाहरण देखिए, जैसे राजीव पढ़ता है। अब राजीव यहाँ पर कर्ता है और पढ़ता क्रिया है। राजीव करता है और उसी के हिसाब से क्रिया है, यानी कि राजीव पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग है। दूसरा सेंटेंस है गीता खाना बनाती है। गीता यहाँ पर करता है और बनाती है क्रिया। यह गीता यानी स्त्रीलिंग की वजह से बनाती क्रिया लगेगी। ऊपर वाले वाक्य में भी यदि राजीव की जगह रीता हो तो क्रिया होगी पढ़ती है। उपरोक्त वाक्यों में राजीव और गीता करता है, पढ़ता है और बनाती क्रिया है। यहाँ कर्ता के हिसाब से क्रिया बदल गई, तो जहाँ कर्ता के हिसाब से क्रिया बदल जाती है वहाँ कृतवाच्य होता है। जहाँ कर्म उपस्थित होता है, जैसे उपरोक्त वाक्य में गीता खाना बनाती है, सकर्मक क्रिया है, और पढ़ता है अकर्मक। यदि ये पता हो कि राजीव क्या पढ़ता है तो वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में खाना बनाती यानी पता है कि क्या बना रही है तो सकर्मक क्रिया है। ठीक, तो इसमें सकर्मक क्रिया होती है। कृतवाच्य में कर्ता की उपस्थिति होती है और क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती हैं। तो याद रखने की बात यह है कि कृतवाच्य में कर्ता कारक होता है, कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक क्रिया होती हैं। अब पढ़ते हैं कर्मवाच्य। जहाँ क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है और क्रियापद लिंग और वचन के अनुसार होते हैं वहाँ कर्मवाच्य होता है। वहाँ क्रिया कर्ता के हिसाब से बदल रही थी, यहाँ क्रिया कर्म के हिसाब से बदलेगी। उदाहरण देखिए, लड़कों द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है। यहाँ पर क्रिया लड़कों अर्थात कर्ता के हिसाब से नहीं, क्रिया यानी कि फुटबॉल के हिसाब से लगेगी। अगर हम इसे यूँ लिखते, लड़के के हिसाब से क्रिया लगाते, तो क्रिया होती लड़के फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन यहाँ क्रिया कर्म के अर्थात फुटबॉल के हिसाब से है। दूसरा सेंटेंस देखिए, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। दूसरे वाक्य में क्रिया पुस्तक के हिसाब से लगेगी, ना कि छात्र के हिसाब से। यहाँ पुस्तक को प्रधानता दी गई है। तीसरा वाक्य है, राजू द्वारा साइकिल चलाई गई। राजू करता है, लेकिन इसको प्रधानता ना देते हुए कर्म को प्रधानता दी जा रही है। तीसरे वाक्य में भी साइकिल यानी कर्म को ही प्रधानता दी जाएगी, अतः क्रिया कर्म के हिसाब से ही लगेगी। यदि हम कर्ता को प्रधानता देते तो ये वाक्य बनता राजू साइकिल चलाता है, तो ये कृतवाच्य होता। आपने तीनों वाक्यों में द्वारा शब्द लिखा देखा। कर्मवाच्य में ये शब्द द्वारा जरूर लगाया जाता है, क्योंकि कर्ता की प्रधानता को कम करने के लिए हम द्वारा या से शब्द लगा देते हैं। कर्म की प्रधानता को अधिक करा जाता है। उपरोक्त उदाहरणों में फुटबॉल, पुस्तक, साइकिल कर्म हैं और इनमें क्रिया के रूप से भी कर्म, लिंग एवं वचन के अनुसार ही परिवर्तन हुए हैं, अतः ये सब कर्मवाच्य हैं। यदि इन वाक्यों को कृतवाच्य में बदलें तो बनेंगे लड़कों ने फुटबॉल खेली, छात्र ने पुस्तक पढ़ी, राजू ने साइकिल चलाई, क्योंकि कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्ता की विभक्ति ने होती है। कुछ याद रखने योग्य बातें हैं। कर्मवाच्य में कर्ता के महत्व को कम करने के लिए के द्वारा या से शब्दों का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया से बनते हैं, क्योंकि इनमें यह कर्म प्रधान होते हैं। सकर्मक क्रिया अर्थात कर्म। कर्म को पता करने का तरीका है कि उसमें प्रश्न लगा दिया जाए। यदि हम प्रश्न लगा देते हैं तो तुरंत पता चल जाता है कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक। जो भी उत्तर आता है उससे हमें पता चल जाता है कि क्या कर्म हो रहा है। जैसे लड़कों द्वारा क्या खेला जा रहा है,
छात्र द्वारा क्या पढ़ा जा रहा है या राजू द्वारा क्या चलाया जा रहा है। राजू द्वारा साइकिल चलाई जा रही है। तो जब इसका उत्तर मिल जाता है कि ये साइकिल चला रही है यानी कर्म हो रहा है, तो वहाँ पर हमारा कर्मवाच्य होता है। चलिए अब बात करते हैं भाववाच्य। भाववाच्य मतलब जहाँ पर हमें फीलिंग्स आती हैं। भाववाच्य जहाँ क्रियापद पर कर्ता और कर्म के लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं होता, वहाँ भाववाच्य होता है। अर्थात क्रिया पर ना तो कर्ता का प्रभाव होता है और ना ही कर्म का प्रभाव पड़ता है। कर्ता की प्रधानता ना ही कर्म की, तो यहाँ सिर्फ भाव की प्रधानता होती है। जैसे सेंटेंस है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। अब या तो उसका मन नहीं कर रहा या उसको कोई परेशानी है और वो सिर्फ वही महसूस कर पा रहा है। अर्थ यहाँ भाव है। पढ़ा क्रिया का कर्ता से कोई भी संबंध नज़र नहीं आता, अतः यहाँ पर भाव के हिसाब से ही क्रिया लगती है। दूसरा सेंटेंस देखिए, राधा से खाया नहीं जाता। इसका कुछ भी कारण हो सकता है, यह भी उसे ही पता है। यहाँ भी कर्ता से क्रिया का संबंध नहीं है। तीसरा सेंटेंस है, चिड़िया से उड़ा नहीं जाता। यहाँ भी चिड़िया का क्रिया से संबंध नहीं है। जहाँ भावनाएं नजर आए वहाँ भाववाच्य होता है। उपयुक्त वाक्यों में एकर्मक क्रिया है तथा भाव की प्रधानता है, अतः यहाँ भाववाच्य है। याद रखने योग्य बातें यह हैं कि भाववाच्य में असमर्थता प्रकट होती है। दूसरा, भाववाच्य में क्रिया सदैव एकर्मक पुल्लिंग एकवचन होगी। बच्चों, जिस प्रकार से मैथ में कुछ नियम होते हैं उसी प्रकार से व्याकरण में भी कुछ नियम होते हैं। तो वाच्य को याद करने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया है। इसको आप देखिए, जो याद रखने योग्य बातें हैं इसमें, इनकी हम कैसे पहचान करेंगे। देखिए, पहला है कृतवाच्य। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, प्लस ने या शून्य कारक होता है, प्लस सकर्मक व एकर्मक क्रिया होती हैं। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, राजा ने पत्र लिखा, तो ने जो है वो कर्ता कारक है। और पिंकी डैश किताब पढ़ती है, तो यहाँ कोई भी कारक नहीं यानी शून्य कारक है, तो ये इसकी कर्तवाच्य की पहचान है। दूसरा है कर्मवाच्य। कर्म की प्रधानता होती है इसमें और के द्वारा शब्द लगता है या निर्जीव कर्ता होता है इसमें, प्लस सकर्मक क्रिया होती है। जैसे राजा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, तीसरे सेंटेंस में के द्वारा लग गया, ठीक है। और फोर्थ सेंटेंस देखिए, बस चल रही है। बस जो है वो अपने आप तो चलेगी नहीं, है ना, तो यानी कि किसी के द्वारा चलाई जाएगी वो, तो बस यहाँ पर निर्जीव है, तो इस वजह से यहाँ पर कर्मवाच्य हो गया। तीसरा देखिए भाववाच्य। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, प्लस से या नहीं शब्द लगता है और एकर्मक क्रिया होती है। अब असमर्थता प्रकट की जाती है ना, बूढ़े से चला नहीं जाता और लता से गाया नहीं जाता, तो यहाँ पर भाव की प्रधानता होने की वजह से इनमें भाववाच्य है। आशा है आपको ये ठीक से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।